दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 1,75,000 घरों का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने हुए 1,75,000 घरों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेंगे और योजना के कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि 2022 तक गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये 2022 तक देश में हर परिवार को घर देने के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण कदम है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए ये घर इस बात का प्रमाण है कि कोरोना महामारी भी विकास कार्य को रोक नहीं पाई। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि PMAY शहरी और ग्रामीण गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई भारत सरकार की एक आवास पहल है। PMAY का लक्ष्य मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफायती घर बनाना है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि चीन की ये वैक्सीन दे रही है अच्छे रिजल्ट, 1 लाख लोग वैक्सीनेट, साइड इफेक्ट भी नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि चीन की वैक्सीन निर्माता कंपनी चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ने अपनी कोरोना वैक्सीन को एक सुरक्षित दवा बताया है। वैक्सीन डेवलपर के मुताबिक अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों टीके लगाए गए हैं उनमें अभी तक किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप वैक्सीन से वॉलंटियर के बीमार पड़ने के बाद चीनी कंपनी ने वैक्सीन के दोनों डोज और इसके रिकॉम्बिनेट एंडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन पर ज्यादा जोर दिया। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि वैक्सीन निर्माण में जुटे एक डेवलपर ने बताया कि अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है और अब तक किसी में भी दुष्प्रभाव नहीं दिखे हैं। चीन के हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि चीन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कोविड-19 के खिलाफ उनकी वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। ये उन तमाम पश्चिमी देशों को करारा जवाब है जिन्होंने शुरुआत में वैक्सीन की गुणवत्ता और सुरक्षा पर उंगलियां उठाई थी। वैक्सीन की रेस में आगे चल रहे चीन की महामारी रोकथाम और नियंत्रण में बड़ा उदाहरण पेश करने जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का जानवरों पर टेस्ट सफल, मिली दूसरे चरण की मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए भारतीय वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन को दूसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी का दावा है कि जानवरों पर उसकी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल सफल रहा। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बंदरों के 4 समूहों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया। इस दौरान वैक्सीन के 2 डोज दिए गए और उनकी निगरानी की गई। एक समूह की प्लेसबो के साथ देखरेख की गई, जबकि 3 समूहों को 14 दिनों में 3-3 अलग वैक्सीन दी गई। 14 दिनों के बाद इन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। वैक्सीन की वजह से इन पर ट्रायल के दौरान कोरोना वायरस बेअसर रहा। रिजल्ट देखने पर पता चला कि जिन बंदरों को वैक्सीन दी गई थी उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। कुल मिलाकर इस वैक्सीन को वायरस से निपटने में कारगर पाया गया। ICMR के अनुसार भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का दूसरे फेज और तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन का स्टेज 2 शुरू हो चुका है और जेडस कैडिला की वैक्सीन ने फेज 2 में 50 लोगों का टेस्ट भी पूरा कर लिया है। हालांकि भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अगले आदेश के बाद ही ट्रायल शुरू होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि DUSIB ने रेलवे को लिखा पत्र, पहले रहने की व्यवस्था करे फिर हटाई जाए झुग्गी बस्तियां। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने रेल की पटरियों के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के आदेश को लेकर रेलवे को पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि यहाँ रह रहे लोगों के रहने के लिए दूसरा इंतजाम किए बगैर उन्हें हटाया नहीं जा सकता। उनके रहने के लिए आसपास ही कोई व्यवस्था करा दी जाए। DUSIB ने रेलवे को लिखे अपने पत्र में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन अधिनियम 2014 और दिल्ली स्लम एंड JJ रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी 2015 के तहत रेलवे की जमीन पर बनी हुई झुग्गियां संरक्षित है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कोई दूसरा रहने का इंतजाम किए बिना इन्हें नहीं हटाया जा सकता, इसलिए बिना वैकल्पिक इंतजाम इनकी झुग्गियां न तोड़ें। दोस्तों आपको बता दें कि DUSIB दिल्ली में अलग अलग जगह पर 45,857 फ्लैट बना रही है, जो मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक रेडी टू मूव हो जाएंगे। DUSIB ने अपने पत्र में लिखा है कि DUISB की पॉलिसी है कि अगर कहीं झुग्गी झोपड़ी हटाई जाती है तो वहां रह रहे लोगों को रहने का वैकल्पिक इंतजाम दिया जाए, चाहे उसी जमीन पर या फिर आसपास में 5 किलोमीटर के दायरे में। जरूरत पड़ने पर 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर भी इंतजाम किया जा सकता है।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की आज से पटरी पर दौड़ेंगी 80 ट्रेनें, जाने नए नियम। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे आज से 80 ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया 10 सितंबर को चालू कर दी गई थी। यात्रा के लिए रिजर्वेशन जरूरी होगा और बिना रिजर्वेशन वाले यात्रियों को स्टेशन में एंट्री नहीं दी जाएगी। यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि कोरोना वायरस से जुड़े हुए प्रोटोकॉल को पूरा किया जा सके। ये ट्रेनें पहले से चलाई जा रही 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा हैं। इसके साथ रेल पटरियों पर दौड़ने वाली स्पेशल ट्रेनों की कुल संख्या अब 310 हो जाएगी। जिन ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है उनमें वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी और गोरखपुर और प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल है। रेलवे के मुताबिक यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 40 जोड़ी ट्रेनों को चलाने का फैसला हुआ है। इन सभी स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नजर रखी जाएगी। जिन रूट की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी होने लगेगी वहाँ वैकल्पिक तौर पर एक क्लोन या डुप्लीकेट ट्रेन चलाई जाएगी। क्लोन ट्रेनों के संचालन की प्रक्रिया शुरुआत अगले 10 दिनों के भीतर कर दी जाएगी। 40 जोड़ी में से 12 जोड़ी ट्रेनें एसी होंगी जो दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों से चलेंगी, वहां पर आकर जिनकी यात्रा समाप्त होगी। 4 जोड़ी ट्रेनें ऐसी हैं जो दिल्ली से होकर गुजरेंगी, यानी जो 80 ट्रेनें चलेंगी उनमें से 32 ट्रेनें ऐसे हैं जिनमें यात्री दिल्ली से अपनी यात्रा या तो शुरू करेंगे या खत्म कर सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि स्टेशन या ट्रेन पर चढ़ते वक्त और यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना जरूरी होगा। यात्रियों को हर समय मास्क पहने रहना होगा। यात्रा के दौरान किसी भी श्रेणी में यात्रियों को चादर और कंबल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इन ट्रेनों के किराए में कैटरिंग चार्जेस शामिल नहीं है। रेलवे ने यात्रियों से कम सामान लेकर यात्रा करने तथा अपना खाना और पानी लेकर साथ चलने की बात कही है। एक बार अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को उस राज्य के कोविड प्रोटोकॉल्स का नियम का पालन करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में आज से हर रूट पर दौड़ने लगेगी मेट्रो। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शुरू। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आज से मेट्रो शुरू होने के साथ ही दिल्ली मेट्रो ने सभी कॉरिडोर्स पर अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। कोविड-19 महामारी के कारण 170 से ज्यादा दिनों तक बंद रहने के बाद एयरपोर्ट मेट्रो को भी आज से चालू कर दिया गया है। इसके साथ ही मेट्रो सेवाएं अब लॉकडाउन से पहले जिस टाइम पर चलती थी अब उसी टाइम पर चला करेंगे, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। दिल्ली मेट्रो ने सीमित टाइमिंग के साथ ही 7 सितंबर से येलो लाइन पर सेवा को फिर से शुरू किया था। इसके साथ ही गुरुग्राम रैपिड मेट्रो पर भी सर्विस को शुरू कर दिया गया था। आपको बता दें कि 22 मार्च से मेट्रो सर्विस पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तकरार के बीच कंगना को घेरने की तैयारी। ड्रग्स कनेक्शन में मुंबई पुलिस शुरू कर सकती है जांच। दोस्तों आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को लगातार ही घेर रही है, तो कंगना ने भी शिवसेना के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखा है। इस बीच मुंबई पुलिस कंगना के ड्रग कनेक्शन को लेकर जांच शुरू करने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि मुमकिन है कि आज यानी कि शनिवार से कंगना के खिलाफ ड्रग कनेक्शन को लेकर जांच शुरू हो जाए। मुंबई पुलिस को सरकार की वो चिट्ठी मिल गई है जिससे कि जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए अध्ययन सुमन के 2016 में दिए गए एक इंटरव्यू को आधार बनाया गया है। इंटरव्यू में कंगना के कोकीन लेने का खुलासा किया गया था। हालांकि अब वो इस विवाद से पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना रनौत के ड्रग्स मामले को उठाया था। उन्होंने कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू के आधार पर इस मामले को उठाया। अध्ययन सुमन ने अपने उस इंटरव्यू में कंगना के ड्रग्स लेने की बात की थी। ये भी कहा था कि कंगना ने उन्हें भी जबरदस्ती ड्रग्स का सेवन कराया था। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले कंगना ने ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों पर ट्वीट किया था, प्लीज मेरा ड्रग्स टेस्ट कीजिए, मेरा कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग्स पैडलर के साथ मेरा कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। आपसे मिलने के लिए इच्छुक हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दूसरी तरफ अध्ययन सुमन ने कंगना ड्रग्स केस में अपना नाम घसीटे जाने पर आपत्ति जताई है। अध्ययन ने कहा था कि साल 2016 में मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसकी वजह से आज मुझे फिर विवाद में घसीटा जा रहा है। कृपया मुझे इन सब में घसीटना बंद करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नई दिल्ली स्टेशन से सफर होगा वर्ल्ड क्लास। 40 मंजिल की बिल्डिंग में मिलेगी कई सर्विसेज। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे अपने सभी रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के साथ ही यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई तरह के काम कर रही है। रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की ओर मौजूदा बिल्डिंग की जगह 40 मंजिल ऊंची 2 आधुनिक इमारतें बनाने का ऐलान किया है। इन इमारतों की पहली मंजिल पर सड़कों का जाल होगा। इन बिल्डिंगों के बनाए जाने से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर ऑफिस स्पेस, मल्टी लेवल पार्किंग, होटल, रेस्टोरेंट जैसी कई सुविधाएं होंगी। अगले लगभग 5 सालों में इन इमारतों को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाई जा रही इन इमारतों को बनाने और डेवलपमेंट के लिए लगभग 6200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। रेल विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष वेद प्रकाश डुडेजा के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ पर बड़ा कमर्शियल स्पेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे देश भर में रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर रीडेवलप कर रहा है। कई स्टेशनों को भारत सरकार के स्मार्ट
सिटी प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोज लगभग 4.5 लाख यात्री सफर करते हैं। यहाँ से रोज लगभग 400 ट्रेनें चलाई जाती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि यूपी वाले लेंगे हवाई सफर का सबसे ज्यादा आनंद। सीएम योगी ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 और एयरपोर्ट बनेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक में बरेली, सहारनपुर और मेरठ में भी हवाई अड्डे बनाने का आग्रह किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक सीएम योगी ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ वीसी के जरिए अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र हवाई अड्डों का काम का मुआयना किया। इसी बैठक में योगी ने ये प्रस्ताव भी रखा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बरेली, गाजियाबाद स्थित हिंडन, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ और वाराणसी में हवाई अड्डे पर सुविधाएं और बेहतर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बरेली, हिंडन, सहारनपुर और मेरठ से भी उड़ान की सुविधा मिलने पर विमान सेवा का दायरा और बढ़ेगा और इन क्षेत्रों में नागरिकों को ज्यादा फायदा मिलेगा। योगी के मुताबिक अयोध्या, चित्रकूट और मयूरपुर यानी कि सोनभद्र हवाई अड्डे के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। हवाई अड्डों को जल्द शुरू करने के लिए इन तीनों जिलों में तेजी से काम किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बीते 3.5 साल में उत्तर प्रदेश में 17 हवाई अड्डे बनाने का काम शुरू किया गया है। राज्य में पहले मात्र 2 हवाई अड्डे थे, लेकिन अब 7 एयरपोर्ट हो गए हैं। सभी 17 एयरपोर्ट शुरू होने पर हवाई उड़ान सेवा बढ़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को बड़ी राहत, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर आई अच्छी खबर। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने पेंशन पाने वालों को बड़ी राहत दी है। हर साल जमा कराई जाने वाली लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन में सरकार ने इन्हें राहत दी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगी अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा करा सकते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। पीटीआई की एक खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि इससे पहले पेंशन जारी करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सिर्फ नवंबर माह में जमा कराया जा सकता था। सिंह ने कहा कि महामारी तथा बुजुर्गों को इस खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने कहा कि केंद्र सरकार सबको पक्का मकान नहीं दे सकती तो हम मकान देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने बताया कि अरविंद केजरीवाल सरकार के केंद्र की भाजपा सरकार को पत्र लिखकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हर व्यक्ति को पक्का मकान देने की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि हर किसी को बिना मकान दिए उसके आशियाने को उजाड़ना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। केजरीवाल सरकार ऐसा नहीं होने देगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस पत्र में 45,857 पक्के मकानों की सूची संलग्न करते हुए राघव ने कहा कि केंद्र सरकार सबको पक्का मकान नहीं दे सकती तो हम मकान देंगे। वहीं रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके झुग्गियां तोड़ने में अरविंद केजरीवाल सरकार को सबसे बड़ा रोड़ा बताया है। हम उस हलफनामे को अपनी शान और पूंजी समझते हैं। हलफनामा इस बात का सबूत है कि अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हर परिवार के केवल मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे की तरह हैं। जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है तब तक किसी का भी आशियाना उजड़ने नहीं देंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि बिहार पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बिहार की राजधानी पटना में हैं। बिहार पहुंचने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुशांत की मौत का मामला चुनावी मुद्दा नहीं है बल्कि आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये हम सुनिश्चित करेंगे कि दिवंगत अभिनेता को न्याय मिले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि बिहार को वही सरकार आगे ले जा सकती है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी। वह सरकार राज्य का विकास नहीं कर सकती जो केंद्र के साथ संघर्ष करेगी। पटना में भाजपा मीडिया सेंटर के उद्घाटन के मौके पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में फडणवीस ने कहा कि बिहार में राजग की सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लगातार जन सेवा के माध्यम से लोगों की सहायता भी कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को विकास की डगर पर ले जाने का काम राजग की सरकार ने किया है। विशेष रूप से देश में मोदी जी की सरकार और बिहार में राजग नेतृत्व की नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के विकास और उत्थान के लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से बहुत काम किया है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि हमें विश्वास है कि कोरोना महामारी के बाद जो चुनौतियां आने वाली हैं, उसकी पूरी तैयारी है। अवसर में बदलने का पूरा काम इस पैकेज के माध्यम से हो रहा है। विकास के लिए इतना बड़ा पैकेज इससे पहले कभी तैयार नहीं हुआ। पहले पैकेज होते थे लेकिन सिर्फ कागजों पर होते थे। उन्होंने कहा कि लोग भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार को वही सरकार आगे ले जा सकती है जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, इन योजनाओं को अपने लोगों तक पहुंचाएगी, न कि वह सरकार जो केंद्र के साथ संघर्ष करेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, गुलाम नबी आजाद समेत 5 महासचिव हटाए गए, राहुल के करीबियों को संगठन में मिली जगह।
दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस में चिट्ठी विवाद के बाद हुए पहले बड़े फेरबदल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र लिखने वाले पार्टी नेताओं पर सख्ती का डंडा नहीं चलाया। इसके उलट सियासी परिपक्वता दिखाते हुए पार्टी को टूट से बचाने के लिए राहुल गांधी के समर्थक नए नेताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी संगठन और कांग्रेस की नीति निर्धारण इकाई में जगह दे दी है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए पार्टी की 5 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति का गठन भी कर दिया गया है। इस बड़े बदलाव में गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 5 महासचिवों को हटाया गया है। इनकी जगह रणदीप सुरजेवाला, तारिक अनवर और जितेंद्र सिंह महासचिव बनाए गए हैं। विवादित पत्र लिखने वालों में शामिल जितेंद्र प्रसाद और राजीव शुक्ल को भी पहली बार प्रभारी बनाते हुए राज्यों का प्रभार सौंपा गया है। राहुल गांधी के करीब सचिन राव को कार्य समिति के बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किया गया है। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को कांग्रेस की शीर्ष इकाई कार्य समिति में बरकरार रखते हुए और जितिन प्रसाद को प्रमोशन देकर हाईकमान ने विवाद के अध्यक्ष को अपनी तरफ से बंद करने का संदेश देने की कोशिश भी की है। और इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे बोले मराठा समुदाय को उकसाने की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठा समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक क्षण के लिए भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हम सब के लिए है। समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। इस बारे में हमें कोई सलाह मिलेगी तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। विपक्षी नेताओं के सामने भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हमारी सरकार शुरू से ही इस विषय को लेकर काफी गंभीर रही है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध भी रही है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए अगर कोई मराठा समुदाय को उकसाने या उत्तेजित करने का काम करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीनी वैज्ञानिक का दावा कोरोना वायरस चीन द्वारा मानव निर्मित, मेरे पास है सबूत। दोस्तों आपको बता दें कि चीन पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर लगातार ही सवाल उठते आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देश इस खतरनाक वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इसी क्रम में अब खुद चीन की महिला वीरोलॉजिस्ट जो कि चीनी सरकार की धमकी के बाद अमेरिका में आकर रह रही हैं, कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने का दावा कर रही हैं। वीरोलॉजिस्ट ली मेंग यान ने कहा कि उनके पास कोरोना वायरस को मानव निर्मित साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जिसे वे जल्द ही पेश करेंगी। उन्होंने चीन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस वायरस को लेकर चीन बहुत कुछ छुपा रहा है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये एक चीन द्वारा मानव निर्मित वायरस है। मेरे पास इसके सबूत हैं और मैं ये साबित कर दूंगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, सौराष्ट्र, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र के तटीय और अंदरूनी भागों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें गिरने का अनुमान है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मानसून कमजोर रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।